गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सारे के सारे लोग लाइव आ जाइए। दीपू, विवेक, रोहित, आशीष, सुभाष, टीना, गौतम और संजीव यहाँ पर लाइव आ चुके हैं जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कल हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू एवरीवन। राहुल, जागृति, धीरेन्द्र, अभिमन्यु, अंजलि, हर्ष, संजय, अविनाश। ओके, टीना ने हमें बताया है कि हम शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 तक पहुंच चुके थे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। और आप सब लोग जानते हैं कि दिस इज पॉलिटी स्पेशल क्लास जो हमने 12 मई से बैच शुरू किया था। हम पढ़ रहे थे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हम पहुंच चुके हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के बारे में। हम संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने वेवेल प्लान, वेवेल योजना और उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला सम्मेलन के बारे में बात कर लिया था। सर, आपके बिना मन नहीं लगता है, तभी तो मैंने कहा था मेरे भाई कहीं और मन लगाइए। वैसे भी लॉकडाउन है और कहीं पर आप मन लगा नहीं रहे होंगे, नहीं लगा पा रहे होंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन्हीं से काम चल पा रहा होगा। कोई बात नहीं, हताश मत होइए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तुरंत मिलने चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तब तक थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। दीक्षा, सोनू, नीरज, शिवानी, ये सारे के सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, चलो भैया बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, आप पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं, शटर अप करते हैं और क्लास शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम बात कर रहे थे हमारी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा तक पहुंच चुके हैं जी। मैं बिल्कुल अच्छा हूं और आई होप आप सारे के सारे लोग एकदम मजे में होंगे और बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा मैं हूं। चलिए, कल हमने संविधान सभा के बारे में बात की थी और हमने डिस्कस किया था कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई थी, क्योंकि भारतीय चाहते थे कि भारत की एक अपनी संविधान सभा हो जो इलेक्शन या निर्वाचन से बने। इसके बाद एम एन रॉय के द्वारा सबसे पहली ऑफिशियल या औपचारिक मांग की गई, लेकिन इस मांग को 1940 तक स्वीकार नहीं किया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने हमारे लिए एक प्रस्ताव भेजा जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज ऑगस्ट ऑफर। बट दैट ऑगस्ट ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। उसको कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दरवाजे पर जंग लगी कील, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और उसी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। बिल्कुल सही। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हमने बात की क्रिप्स मिशन के बारे में जो 1942 में आया, 1942 में। और ध्यान रखेंगे क्रिप्स मिशन की भी जो शर्तें थी वो हमें समझ में नहीं आई। पोस्ट डेटेड चेक, इसे गांधी जी ने कहा, और पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैक, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। हमने इसको भी रिजेक्ट किया और बस फिर उसके बाद शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद हमने वेवेल योजना, वेवेल प्लान के बारे में पढ़ा और फिर हमने बात की शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में या शिमला सम्मेलन के बारे में। दोस्तों, 1945 तक हम पहुंच चुके थे और आप सब जानते हैं इसी साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और एक बहुत बड़े विनाशकारी घटना से समाप्त हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं अमेरिका के द्वारा जापान में हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान पर परमाणु हमले किए गए।
उसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और फाइनली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वो समाप्त हो गया। लेकिन इतना बड़ा विनाश हुआ था और ऐसा फ्यूचर में कभी ना हो सके, इसीलिए ग्लोबल पीस को या वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाया गया विच इज नोन एज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई यूएनओ की, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। और हम सब जानते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज इन न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के ही न्यूयॉर्क शहर में है द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। Hello sir, is there any chance that shift time of reasoning special batch will be shifted before or after? Not at all my friend. जितने समय पर बैच शुरू किया गया है उतने ही समय पर उसकी क्लास चलेगी। तो पॉलिटी स्पेशल की जो क्लास है वो मॉर्निंग में 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक है, ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। रीजनिंग का बैच जितने समय पर घोषित किया गया है उतने ही समय पर वो चलेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे बैचेस का जो टाइम हो वो अलग हो। साइमल्टेनियसली भी बहुत सारे जो बैचेस हैं वो चल सकते हैं। सर आप पहले से क्यों नहीं मिले? भैया हम तो यहीं पर थे, आप ही भटक रहे थे इधर उधर, अब इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम करने के लिए, ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए। और फाइनली हम सब जानते हैं एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिसेशन आया पूरे के पूरे यूरोप में और आर्थिक मंदी की सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी वो ब्रिटेन को ही पड़ी। और दूसरी तरफ यूएनओ की तरफ से भी सारे के सारे उन देशों पर प्रेशर आया जिन लोगों ने अलग अलग देशों को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत भी एक उपनिवेश, भारत भी एक कॉलोनी थी, किसकी? ब्रिटिशर्स की। इसीलिए अंग्रेजों के ऊपर दबाव आया कि जितने भी देशों को अपना उपनिवेश बनाकर रखा गया है अब उन्हें धीरे धीरे क्या कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए और सबको धीरे धीरे क्या कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। इसीलिए अब भारत की आज़ादी नज़दीक नज़र आने लगी। इसीलिए अब हमारी सारी की सारी मांगों को मान लिया गया और आप अच्छी तरीके से जानते हैं हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि बताइए हमारी संविधान सभा या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किस प्लान के तहत हुआ था? हम सब जानते हैं 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। और ध्यान रखेंगे यही वो प्लान था, यही वो योजना थी जिसके तहत भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इल्बर्ट बिल, मेरे भाई मॉडर्न इंडिया में जब मिलेंगे तो इल्बर्ट बिल के बारे में बात करेंगे, उसका इस टॉपिक से कोई संबंध नहीं है। इल्बर्ट बिल तो आपने इसलिए लिखकर भेज दिया यहाँ पर क्योंकि आपको केवल उसी का नाम पता है, उसी का नाम याद है, इस वजह से आपने लिख दिया। जस्ट होल्ड ऑन। कैबिनेट मिशन प्लान आया और ध्यान रखेंगे जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो उस समय आपसे पूछेंगे हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, तो हम सब जानते हैं दैट टाइम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज क्लीमेंट एटली। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था।
एंड हु वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया दैट टाइम, और उस समय भारत का वाइस रॉय कौन था? तो हम सब जानते हैं लॉर्ड वेवेल के ही समय में आया था कैबिनेट मिशन प्लान, और 3 लोगों की अध्यक्षता में या 3 लोगों की सदस्यता में इसे भेजा गया था। और ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। और इसके अन्य 2 सदस्य, अदर 2 मेंबर्स थे अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इन्हीं तीनों लोगों की सदस्यता में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान। अगर आपसे पूछें कि कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया, तो ध्यान रखेंगे 24 मार्च 1946 बंबई में। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को बंबई में आया। और ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 16 मई 1946 में। फाइनली इसी प्लान से इंडियन इंडिपेंडेंस में यूएनओ का भी साथ मिला। जी, यूएनओ ने साफ साफ, मैंने कहा ना, वो सारे की सारी चीजें, वो सारे के सारे देश जिन्होंने अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था, सबके ऊपर एक राजनीतिक प्रेशर बनाया, एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया कि जिन जिन लोगों को आपने अपना गुलाम या उपनिवेश बनाकर रखा है, अब धीरे धीरे उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट या आत्मनिर्भर बनाकर आजाद कर दीजिए। क्लास लाइव शो नहीं करता, लाइव आने के बाद भी। तो मेरे भाई, क्लास तो शो कर रहा है ना, ऊपर लाइव है ना। अगर नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। मजबूर है आदत से, कुछ ना कुछ कमेंट भेजना ही है। ध्यान रखेंगे फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान की ही रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पर 2 जुलाई 1946 को करवाए गए फर्स्ट इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन। आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए संविधान सभा के सबसे पहले इलेक्शन या सबसे पहले जो चुनाव थे वो कब करवाए गए थे? 2 जुलाई 1946 को करवाए गए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं हमारी संविधान सभा में जो कुल सदस्य, जो टोटल मेंबर्स थे, उनकी संख्या कितनी थी? 389। लेकिन ध्यान रखेंगे जब इलेक्शन हुए वो केवल 296 सीटों पर हुए और बाकी 93 सीटों पर नॉमिनेशन या मनोनयन हुआ। और जिन 296 सीटों पर इलेक्शंस करवाए गए, तो ध्यान रखेंगे उसका नतीजा आया 208 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 73 सीट्स के साथ। दूसरे नंबर पर रही मुस्लिम लीग और 15 सीटें मिली अदर्स, अन्यों को या निर्दलियों को। जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिएगा, साथ के साथ सारी की सारी चीजें।
तो फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान के ही तहत हमारी संविधान सभा के निर्वाचन 2 जुलाई को करवाए गए, लेकिन जो निर्वाचन थे, जो इलेक्शंस थे, वो केवल 296 सीटों पर हुए थे। 208 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने। 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को और 15 सीटें निर्दलियों को। कहने का मतलब अब 208 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत किसके पास है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। इसीलिए अब अंतरिम सरकार का गठन भी कौन करेगी? आईएनसी करेगी। भारत के वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल के द्वारा कांग्रेस को अपनी अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और फाइनली 2 सितंबर 1946 को गठन हुआ फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। भारत की प्रथम अंतरिम सरकार, भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो हमारी संविधान सभा बनी और उसकी जो सबसे पहली अंतरिम सरकार बनी, उसका जो मंत्रिमंडल था वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कई बारी एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर्स के जब क्वेश्चन से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल या कैबिनेट से कई सवाल पूछे गए हैं। तो फटाफट से लिख लीजिएगा, कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। अंतरिम सरकार का मतलब है कि अभी तक भारत को आज़ादी नहीं मिली है, अभी तक भी अंग्रेज़ों का अधिकार पूर्ण रूप से भारत पर है, लेकिन जो भारत की राज्य व्यवस्था है वो अस्थायी रूप से, वो टेम्परेरीली किसके हाथों में सौंप दी गई है? भारतीयों के हाथ में सौंप दी गई है, जिसको अंतरिम सरकार कहा गया है। ये एक अस्थायी सरकार है जो आज़ादी के बाद एक स्थायी सरकार के रूप में उभर कर आएगी, लेकिन अभी तक भारत आज़ाद नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको अंतरिम सरकार कह रहे हैं। चलिए लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए भारत के सबसे पहले विदेश मंत्री कौन थे? सबसे पहले ही ऑप्शन में मिलेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम उसको आंसर नहीं करेंगे क्योंकि हमें यही लगेगा कि पंडित जी तो पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय मामले और फॉरेन अफेयर्स दोनों ही किसके अंतर्गत थे? दोनों ही किसके पास थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। इवन जो कॉमनवेल्थ अफेयर्स थे, जो राष्ट्रमंडल मामले थे, वो भी किसके पास थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। मंत्रिमंडल के अंदर क्या आते हैं? नालायक आदमी, कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम तो सुना होगा। आज भी तो प्रधानमंत्री का कैबिनेट होता है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं बस।
प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर हम सब जानते हैं कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा लिखिए, होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो बनाए गए बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद लिखिए एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री, जल्दी से बताइए, हु वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। हाय रे, बहुत ही बढ़िया। 90% जनता कह रही है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बस इसीलिए मैं ये बात मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों में से 90% लोग एग्जाम में जाकर आंसर करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 90% लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जिन लोगों ने कहा है सी राजगोपालाचारी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। अंतरिम सरकार में सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही क्या बने थे? एजुकेशन मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री। बस यही सिली मिस्टेक्स हैं जो हम एग्जाम में जाकर करते हैं। आप सबने तो आज तक कहानी यही सुनी है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इसीलिए उन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 11 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री बनेंगे। अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है। अभी हम जिस अंतरिम सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, ये अंतरिम सरकार कब बनी है? 1946 में, 2 सितंबर 1946। और एग्जाम में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि बताइए भारत की पहली अंतरिम सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट लिखिए फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, खाद्य एवं कृषि मंत्री। अगले लिखिए फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जल्दी से बताइए कौन होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन होने चाहिए। ज्यादातर लोगों के आंसर ठीक है, लिख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद लिखिए लेबर मिनिस्टर या श्रम मंत्री, और हम सब जानते हैं ये बने बाबू जगजीवन राम। श्रम मंत्री या लेबर मिनिस्टर बनाए गए बाबू जगजीवन राम। इसके बाद लिखिए डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री, जो बनाए गए सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट हेल्थ मिनिस्टर या स्वास्थ्य मंत्री,
ये बनाए गए गजनफर अली खान। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री, ध्यान रखेंगे लियाकत अली खान। ये वही लियाकत अली खान है जो विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान के सबसे पहले क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद लिखिए लॉ मिनिस्टर या विधि मंत्री। लॉ मिनिस्टर या विधि मंत्री। एक आदमी का सवाल आया है कि क्या उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। मेरे भाई, आपने पूछा क्या उस टाइम प्रेसिडेंट नहीं थे, तो मेरे भाई प्रेसिडेंट का जो पद है, जो पोस्ट है, वो बनी ही कब है, 24 जनवरी 1950 को। तो अभी थोड़ा सा संयम रखिए, जब प्रेसिडेंट के पद का सृजन हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जी बिल्कुल सही, लॉ मिनिस्टर विधि मंत्री बने जोगेंद्र नाथ मंडल। इसके बाद अगले लिखेंगे इंडस्ट्री मिनिस्टर या उद्योग मंत्री, जो बनाए गए H.C. भाभा। नेक्स्ट लिखिए माइंस एंड पोर्ट्स मिनिस्टर, खान एवं बंदरगाह मंत्री। माइंस एंड पोर्ट्स मिनिस्टर, खान एवं बंदरगाह मंत्री, जो बनाए गए, एक काम कीजिए, ये गलत हो गया, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। इंडस्ट्री मिनिस्टर में लिखेंगे जॉन मथाई और माइंस एंड पोर्ट्स मिनिस्टर में लिखेंगे H.C. भाभा। और एक और याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, रेलवे मिनिस्टर या रेल मंत्री, और हम सब जानते हैं ये बनाई गई अरुणा आसफ अली। ये वो इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये वो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं जो अंतरिम सरकार के अंतर्गत बनाए गए थे। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से और फिर मेरे को बताइए, क्योंकि यहीं पर इसी के साथ हम लोग स्वतंत्र भारत का भी मंत्रिमंडल लिख लेंगे। हेल्थ मिनिस्टर का नाम है गजनफर अली खान। गजनफर अली खान। 11वें नंबर पर लिखा है माइंस एंड पोर्ट्स मिनिस्टर, खान एवं बंदरगाह मंत्री, जो H.C. भाभा बनाए गए हैं। रेलवे मिनिस्टर अरुणा आसफ अली हैं। अब फटाफट से लिख लीजिए स्वतंत्र सरकार का मंत्रिमंडल या कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट।
कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट या स्वतंत्र सरकार का मंत्रिमंडल। प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सेम रहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के भी। होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सेम रहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर चेंज कर लीजिए और एजुकेशन मिनिस्टर के स्थान पर नाम लिख लीजिए मौलाना अबुल कलाम आजाद। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर खाद्य एवं कृषि मंत्री सेम रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेबर मिनिस्टर श्रम मंत्री सेम रहेंगे, बाबू जगजीवन राम। डिफेंस मिनिस्टर सेम रहेंगे, सरदार बलदेव सिंह। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान को चेंज करेंगे और इनके स्थान पर लिख लीजिए राजकुमारी अमृत कौर। जो हम चेंज कर रहे हैं उन पर मैं सर्कल कर रहा हूं। ये वो मंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में बदल गए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में या वित्त मंत्री के बारे में। तो ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री बनाए गए R.K. षणमुगम शेट्टी। R.K. षणमुगम शेट्टी। उसके बाद विधि मंत्री लॉ मिनिस्टर चेंज कर लीजिए। हम सब जानते हैं स्वतंत्र भारत के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर बने डॉक्टर B.R. अंबेडकर। यहां पर लिखेंगे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इंडस्ट्री मिनिस्टर चेंज कर लीजिए, इनके स्थान पर आ जाएंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। माइंस एंड पोर्ट्स मिनिस्टर की जगह पर लिख लीजिए V.N. गडगिल। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जॉन मथाई जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ करते थे अंतरिम सरकार में, अब स्वतंत्र भारत में ही वो क्या बने, रेल मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हुए जॉन मथाई। तो मंत्रिमंडल में 2, 4, 6, 8 मंत्री क्या हो गए, चेंज हो गए। फटाफट से नोट कर लीजिए, नोट करते ही बताइए।
हो गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, वेरी गुड। अगर सभी लोगों ने नोट कर लिया है तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या हमारी संविधान सभा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जैसे ही भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था अपनी अंतरिम सरकार बनाने के लिए, इसी बात से नाराज हुए मोहम्मद अली जिन्नाह, मुस्लिम लीग, और तुरंत हम सब जानते हैं मुस्लिम लीग ने उसका कड़ा विरोध किया। और ध्यान रखेंगे 16 अगस्त 1946 को पूर्ण कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने बनाया और पूरे के पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो गए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1940 में सबसे पहले मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी, लेकिन जब 1946 में मुस्लिम लीग को लगा कि अंतरिम सरकार तो कांग्रेस ने बना ली, तो पूर्ण कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। पूरे के पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के और मुस्लिम लीग ने नारा दिया डिवाइड एंड गो, विभाजन करो और जाओ। इसके बाद हमारी जो संविधान सभा थी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, आप सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना खर्चा आया। यार ये जो मतलब बेकार और फालतू के सवाल है ना, ये सच में मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता है। ये वो सवाल हैं जो आपके छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी कोचिंग्स में करवाए जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे जितने भी कोचिंग्स, छोटी छोटी कोचिंग्स में आपने पढ़ाई की है, वहाँ पर हर चीज़ क्या करवाई जाती है, एक लाइन में। तो ये वो वाले सवाल हैं जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, और यही सवाल आप मेरे से पूछेंगे ना तो मैं तुरंत आंसर कर दूंगा आपको। इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं है। तो इन सारे के सारे सवालों से मेरी नॉलेज को टेस्ट मत कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिप्स मिशन, मेरे भाई क्रिप्स मिशन के बारे में हमने कल ही चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन जो है उसके बारे में हमने चर्चा कल ही कर ली थी, और उसके क्या क्या रिकमेंडेशन थी, क्या क्या प्रस्ताव थे, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। तो कल की क्लास आप देख कर आए पहले, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। जैसे ही लॉर्ड वेवेल के द्वारा पंडित जी को सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया गया, इसी बात से नाराज हुई मुस्लिम लीग। 16 अगस्त 1946 को पूर्ण कार्यवाही दिवस मनाकर पूरे के पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए और आग भड़क चुकी थी, और अब भारत में राजनीतिक तौर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, लड़ाई हो चुकी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं थे नवीन मेरे भाई। मुझे नहीं पता कि आपने नोट करा या नहीं करा, या फिर आपका अफीम का असर अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा था फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मुझे नहीं पता कि वो आपको बोर्ड पर दिखा हुआ नजर आया या नहीं नजर आया। तो प्लीज सबसे पहले तो अपनी आंखें खोल लीजिए और फिर दिमाग भी, और ध्यान यहाँ पर लगाइए, कमेंट करने पर नहीं। यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो सारी चीजें नजर आ जाएगी, क्योंकि सब चीज आपके सामने ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम सब जानते हैं संविधान सभा की सबसे पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। और दोस्तों हम सब जानते हैं इसमें क्या काम हुआ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए। संविधान सभा के टेम्परेरी चेयरमैन या अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों बनाए गए? हम सब जानते हैं क्योंकि इसके लिए फ्रेंच मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। अब क्या है फ्रेंच मॉडल? तो ध्यान रखेंगे, फ्रेंच मॉडल के अनुसार किसी भी बैठक और किसी भी सभा में पहले से जो उसका अध्यक्ष होता है वो डिसाइडेड नहीं होता है। सारे के सारे लोगों में जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति होता है, उसी को उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। और क्योंकि सबसे पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। इसके बाद हम सब जानते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक, सेकंड मीटिंग, हुई 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को। और हम सब जानते हैं इसी में हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष या चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ध्यान रखेंगे उपाध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी। और हम सब जानते हैं संविधान सभा के लीगल एडवाइजर या वैधानिक सलाहकार बनाए गए B.N. राव। वैधानिक सलाहकार बनाए गए B.N. राव। इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। और हम सब जानते हैं इसी बैठक में सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू presented the objective resolution of Indian Constitution। इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की उद्देशिका पेश की गई। हम सब जानते हैं संविधान सभा का निर्माण ही किस वजह से हुआ था। संविधान का निर्माण करने के लिए तो संविधान को बनाने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा या क्या उद्देश्य होगा, उसी उद्देशिका को, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कब हुआ 13 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों हम सब जानते हैं यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर क्या कहलाया? प्रीएम्बल, संविधान की प्रस्तावना। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रस्तावना। और हम सब जानते हैं जो क्या कहलाता है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रीएम्बल या प्रस्तावना को कहा जाता है। नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में आता हूं मैं।
जी हाँ, चलिए, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद ध्यान रखेंगे 20 फरवरी 1947 को हुआ डेक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। या भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा। बीस फरवरी 1947 को हुआ डेक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा। कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग कहां पर हुई थी? अबे नालायक, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग, संविधान सभा की मीटिंग, ठीक है ना। और आपको ये पता होगा कि जो वर्तमान में पार्लियामेंट हाउस है, संसद भवन है, ठीक है ना, वहीं पर ये मीटिंग हुई थी, सेंट्रल हॉल में। अंदर आपको पता है ना, 2 सदन है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक है सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। अब तू थोड़ी देर में पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने नंबर का जूता पहना हुआ था, तो वही जूता उतार के मैं तेरे सर पे मारूंगा, है ना, क्योंकि सवाल पूछने की तो कोई लिमिट है ही नहीं, जितना मर्जी फैक्चुअल सवाल पूछ लीजिए, है ना। और ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनको कभी भी बहुत ज़्यादा तवज्जो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस से देकर तैयार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें वो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप लोग चपरासी बनेंगे, जिससे आप लोग लोअर क्लर्क बनेंगे, जिससे आप लोग कांस्टेबल बनेंगे। तो जो कांस्टेबल, क्लर्क, चपरासी लेवल की तैयारी करते हैं भाई साहब, उन्हीं लोगों के लिए तो हमने जीएस स्पेशल बैच बनाया है। पॉलिटी स्पेशल बैच में थोड़ा सा अपर लेवल की बातें होंगी, ठीक है। फैक्ट्स पर कम ध्यान दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट्स पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैक्ट्स तो वन लाइनर आप बचपन से लिखते ही आए हैं अपने अपने शहरों में, भूल जाइए, छोड़ दीजिए वो काम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली 20 फरवरी 1947 को हुआ डेक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा। और हम सब जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा ब्रिटेन के ही प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई थी। और क्लीमेंट एटली ने ही इस घोषणा में ये घोषणा की और ये कहा कि 30 जून 1948 से पहले पहले हम भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करके वापस लौट जाएंगे, ये घोषणा की गई थी। हमें कोई जीएस स्पेशल में तो आप पीसीएस की बात करते हैं गुरुदेव, मेरे भाई इमरान, है ना। पहले तो पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस चेक कीजिए। आपको किसने कहा कि पीसीएस के एग्जाम में फैक्चुअल सवाल नहीं आते हैं? पीसीएस का प्रीलिम्स उठाकर देखोगे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल आते हैं। बट तूने आज तक ये कभी देखा हो तो तेरे को पता हो, तेरे को तो सिर्फ यहाँ पर बकवास लिखने से मतलब है, सिर्फ कमेंट करने से मतलब है। अगर तूने पीसीएस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लिए होते तो तुझे खुद ही पता चल जाता कि वाकई में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस के, वो कई बारी एसएससी सीजीएल से भी आसान क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जब पीसीएस मेंस की हम बात करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं।
अब बट तुझे कौन समझाए, नाम तेरा इमरान है लेकिन बातें तू काफिरों वाली कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर केवल वही आदमी बकवास करे जिसने थोड़ा बहुत होमवर्क किया हुआ है, जिसने थोड़ा बहुत तैयारी की हुई है। अब आप लोग मुंह उठाकर चले आए और यहाँ पर कुछ भी लिख दें तो यार इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, सच में, ना ही इसका कोई इलाज है। ये दिक्कत है बस। जी, प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1948 से पहले हम भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र करके चले जाएंगे, ध्यान रखेंगे। और हमें डेडलाइन तो दे दी गई थी लेकिन हमें कोई भी निश्चित तारीख नहीं दी गई थी। और इसी के बाद आप सब जानते हैं कि तुरंत भारत का अगला वायसराय घोषित किया गया, किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड वेवेल भारत से वापस लौटे और हम सब जानते हैं मार्च 1947 में, मार्च 1947 में भारत का वायसरॉय बनकर आया लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 में भारत का वायसरॉय बनकर आया लॉर्ड माउंटबेटन। और हम सब जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की ही अध्यक्षता में डिवीजन या पार्टीशन काउंसिल, लिख लीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन की ही अध्यक्षता में पार्टीशन काउंसिल या विभाजन परिषद का गठन किया गया, जिसके मेंबर्स थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। मार्च 1947 में भारत का वायसराय बनकर आया था लॉर्ड माउंटबेटन और इसी की अध्यक्षता में एक परिषद, एक काउंसिल बनाई गई थी जिसे हम पार्टीशन काउंसिल या विभाजन परिषद कहते हैं। इसके दो अन्य सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, फाइनली 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषणा की गई और एक प्रस्ताव दिया गया, एक योजना दी गई जिसे हम क्या कहते हैं? माउंटबेटन प्लान। या माउंटबेटन योजना। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यही वो योजना है, यही वो प्लान है जिसके तहत क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और इसी माउंटबेटन प्लान की रिकमेंडेशंस पर या इसी माउंटबेटन प्लान ने अपनी योजना में प्रस्ताव दिया कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू sovereign states, that is India and पाकिस्तान। हिंदी माध्यम वाले लिख लीजिए फटाफट से। सबसे पहली घोषणा तो ये की गई कि भारत को 2 संप्रभु राज्यों में बांटा जाएगा जिनके नाम भारत और पाकिस्तान होंगे। ये किस में आया? माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना में आया। इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू 2 sovereign states, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत को 2 संप्रभु राज्यों में बांटा जाएगा जो भारत और पाकिस्तान होंगे। ये सबसे पहला
प्रपोजल था माउंटबेटन प्लान का। इसके अलावा पंजाब और बंगाल में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। तो लिख सकते हैं पब्लिक वोटिंग विल बी डन फॉर पंजाब एंड बंगाल। बंगाल और पंजाब के लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा। और ध्यान रखेंगे जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे या जो देशी रियासतें होंगी उनकी मर्जी होगी कि वो चाहे तो इंडिया में शामिल हो सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, और चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं या इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। तो जितनी भी देशी रियासतें हैं वो उन्हें छूट होगी कि वो चाहे तो अपने मर्जी अनुसार भारत में शामिल हो सकती हैं, चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। और चौथा प्रपोजल ये था कि इंडिया और पाकिस्तान को पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि वो अपने आप को कॉमनवेल्थ में शामिल करें या ना करें। राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेना या ना लेना पूरी तरीके से किसकी इच्छा पर होगा? भारत और पाकिस्तान की इच्छा पर होगा। देशी रियासतें वो रियासतें हैं जहां पर वहीं के रूलर्स या जो राजा हुआ करते थे वो रूल किया करते थे, वो देशी रियासतें थी। ये पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत या नियंत्रण में नहीं थी। लास्ट पॉइंट मैंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अपनी मर्जी के अनुसार कॉमनवेल्थ में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब राष्ट्रमंडल में शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा, ना तो इंडिया के लिए ना ही पाकिस्तान के लिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत ने कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है उसको एक्सेप्ट किया है, उसको स्वीकार किया है, इसलिए इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। तो हम कॉमनवेल्थ कंट्री में आते हैं। जनमत संग्रह क्या है मेरे भाई? पंजाब और बंगाल के लोगों से पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आप स्वतंत्र राज्यों में या स्वतंत्र राष्ट्रों में शामिल होना चाहते हैं या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं? पहले पाकिस्तान अलग हुआ या पहले भारत अलग हुआ? एक आदमी पूछ रहा है पहले पाकिस्तान अलग हुआ या भारत। तो आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, मुझे सबसे पहले बताइए पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ? सबसे पहले आप मेरे को ये बताएं जल्दी से। जाहिलों वाले सवाल मत पूछा करो, मजा नहीं आता फिर। चपड़ासी के एग्जाम में भी ऐसे बेहुदा सवाल नहीं आते मेरे भाई। इसके बाद ध्यान रखेंगे एक और प्लान आया जो क्या कहलाता है? डिकी बर्ड प्लान या डिकी बर्ड योजना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे डिकी बर्ड प्लान के ही तहत, डिकी बर्ड योजना के ही तहत
हुआ पार्टीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा का विभाजन। इसके बाद डिकी बर्ड प्लान आया और ध्यान रखेंगे इसी के तहत हुआ पार्टीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों हम सब जानते हैं हमारी संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर्स थे, इसका विभाजन कर दिया गया और 299 सदस्य इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहे और 90 सदस्य कहाँ चले गए, पाकिस्तानी संविधान सभा में। हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष आप अच्छी तरीके से जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन पाकिस्तानी संविधान सभा का अध्यक्ष 7 अगस्त 1947 को किसे बना दिया गया, मोहम्मद अली जिन्ना को। पाकिस्तानी संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए मोहम्मद अली जिन्ना। फाइनली फाइनली 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल, एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और ध्यान रखेंगे जो पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को, और यही बनकर आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। चार जुलाई, भाई सवाल आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत की स्वतंत्रता या भारत की इंडिपेंडेंस से संबंधित जो बिल विधेयक था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस दिन पेश किया गया था। अगर पूछे पेश किया गया था तो आंसर 4 जुलाई होगा, और अगर पूछे कि कब पास हुआ था, कब पारित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947। यही बनकर आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और हम सब जानते हैं इसी के तहत हमें आज़ादी मिली, क्योंकि इसी का सबसे पहला प्रपोजल था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत को क्या कर दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे भारत को जो स्वतंत्रता मिली है, जो आज़ादी मिली है, वो मिली ही किस एक्ट के तहत है, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इसी में ये रेकमेंड किया गया था कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तब तक दोनों के दोनों देशों
कि प्रशासन को चलाने में मदद करेगा जब तक दोनों के दोनों देश अपना संविधान बनाकर उन्हें लागू नहीं कर देते। देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? अरे भगवान मेरे भाई, जब हम पढ़ेंगे ना इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, भारत में राज्यों का पुनर्गठन, तब हम बात करेंगे देशी रियासतों के बारे में। मेरे को मालूम है तेरे को किस चीज़ की उत्सुकता हो रही है। तू चाह रहा है कि मैं अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो वाली कहानी सुनाऊं जिसमें उन्होंने सारी की सारी देशी रियासतों को एकीकरण किया था, और वो हरि सिंह वाली और जनमत संग्रह जूनागढ़ में, हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही। अरे नालायक, थोड़ा सा सब्र रख, सारी चीज़ हो जाएंगी। समझ गया? पैदा होते ही तो 10वीं का एग्जाम नहीं दे दिया था ना तूने, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। तो अभी तो पैदा ही हुआ है, कंपटीशन के क्षेत्र में अभी तो जन्म ही हुआ है। तो अभी से भागने की कोशिश मत कीजिए, अभी तो आपको सरकना सीखना है, फिर घुटनों पर चलना सीखना है, फिर धीरे धीरे खड़े होगे तब चलोगे। अभी से भागने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो औंधे मुंह नीचे गिरेगा और चोट लग सकती है। तो दोस्तों, फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत को मिली स्वतंत्रता, भारत हुआ आज़ाद, और हम सब जानते हैं यहीं पर ख़त्म होता है हमारा सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली यूनिट जो हम पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप XYZ किसी भी जगह से कितना भी जाकर डेप्थ में पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें भी आप अगर तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से, तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। आपको फालतू का कबाड़ा याद करने की और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, हमेशा सही पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं। तो हमेशा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना चाहिए। अगर सारा पढ़ने की लालसा होती तो ग्रेजुएशन में और 11th-12th में साइंस लेके धक्के नहीं खा रहे होते, सब लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ाई करी होती। लेकिन ऐसा हमने नहीं करा है। इसका मतलब हमें इन सारी की सारी चीज़ों की ज़रूरत केवल और केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ख़त्म होता है। कल हमारी मुलाकात होगी और कल हम शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ। फिर हम संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना, और उसके बाद उसी की अनुसूचियों के बारे में, पार्ट्स के बारे में और आर्टिकल से शेड्यूल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हैव अ वेरी नाइस डे। कल मुलाकात होगी और टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।